हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू आपको इंडिया के इतिहास के बारे में भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी और हमारे इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर आपको देना चाहूंगा कि स्लीपी क्लासेस पे सभी जीएस कोर्सेज, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज या प्रीलिम्स क्रैश कोर्स किसी पे भी आप एनरोल करना चाहते हैं तो ज़रूर कोड का इस्तेमाल करें RAINA और 10% डिस्काउंट पाइए रैना कोड का इस्तेमाल करके। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी जानेंगे कि क्यों संविधान को बदला गया था। हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दो तरीके के मेजॉरिटीज होती है। एक है स्पेशल मेजॉरिटी और एक है स्पेशल मेजॉरिटी विद 50% ऑफ द स्टेट्स कंसेंट। तो ये चीज तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्यों संविधान में ये 5 बदलाव लाए गए एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सबसे पहला संवैधानिक संशोधन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1951 में ही, यानी संविधान बनने के अगले ही साल ये अमेंडमेंट कर दिया गया। इसके कई सारे कारण थे। रीजन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जुडिशरी के अंदर कुछ ऐसे केसेस जिसमें जुडिशरी ने गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट्स दी या कुछ ऐसी जजमेंट्स जो गवर्नमेंट के खिलाफ गई, जिसमें से एक केस था चंपकम दोराईराजन केस। चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कास्ट के बेसिस पे एडमिशंस देते हैं या कास्ट के बेसिस पे सीटें रिजर्व करते हैं तो इट विल बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं कि आर्टिकल 29 के अंदर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर किसी बंदे की कास्ट के बेसिस पे उसे एडमिशन डिफाई नहीं कर सकते, उसे मना नहीं कर सकते एडमिशन लेने से। तो सरकार ने क्या सोचा? सरकार ने सोचा हम संविधान बदल देते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं और ये लिख देते हैं कि जहां पे सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम प्रोविजंस करते हैं, दैट इंक्लूड द रिजर्वेशन, तो वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ भी नहीं होगा और वो आर्टिकल 29 के अंडर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी नहीं होगा। ऐसा उन्होंने आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट कर दिया। सिमिलरली, आजादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना सरकार का एक सबसे अहम नीति मानी गई थी। लैंड रिफॉर्म्स यानी कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर देना, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने नाम पे कितनी लैंड रख सकता है, कितनी जमीन रख सकता है, इसके ऊपर लिमिट लगा देना और लिमिट से ज्यादा अगर इसी पास जमीन है तो वो जमीन अक्वायर कर लेना और गरीब किसानों में बांट देना। दिस वॉज बेसिकली लैंड रिफॉर्म दैट वॉज सॉट टू बी इंप्लीमेंटेड। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं इन द ईयर 1951। व्हाई? बिकॉज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 स्टेटेड कि राइट टू प्रॉपर्टी इज योर फंडामेंटल राइट। तो ये करने की वजह से काफी सारे लोगों ने कोर्ट में केस करने शुरू कर दिए, ये कहते हुए कि सरकार अगर जमींदारी अबॉलिश करती है और हमारे प्रॉपर्टी के राइट्स हमसे ले जाती है तो ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी। इसी वजह से पार्लियामेंट के थ्रू आर्टिकल 31A फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया, जिससे अगर हम किसी एस्टेट को, किसी लैंड को अक्वायर करते हैं तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट राइट टू प्रॉपर्टी। अनदर थिंग दैट वाज डन वाज एडिंग ऑफ द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, जिसमें से 8 शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है और 4 शेड्यूल अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किए गए हैं। जो 9th शेड्यूल है वो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है और उस 9th शेड्यूल का पर्पस ये था कि वो एक ऐसे कानूनों की लिस्ट थी जिसके अंदर जो कानून है, इफ वी पुट सम लॉ दैट इज पास्ड आइदर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और बाय द पार्लियामेंट एंड वी पुट दैट इन द 9th शेड्यूल, यू कैनॉट चैलेंज दैट ऑफ बीइंग इन कॉन्ट्रावेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स। मतलब आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते थे कि ये कानून आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके फंडामेंटल अधिकारों को ले जा रहा है। और इसमें कौन से कानून डाले गए होंगे? वही सारे कानून जिसके थ्रू आपने जमींदारी अबॉलिश की थी और आपने लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर लिमिट लगाया था, क्योंकि वो आपके राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे थे। तो यू वांटेड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, आपने 9th शेड्यूल डाल दिया। देन अनदर केस जिसमें सरकार को थोड़ा सा फेस सेविंग करनी पड़ी, दैट वाज रोमेश थापर केस ऑफ 1950।
इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस में सरकार को यह कहा गया कि वो किसी भी तरीके की पब्लिकेशन को रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, जस्ट बाय सेइंग कि कहीं पब्लिक ऑर्डर वायलेट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे आर्टिकल 19 के अंदर अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी मैगजीन के या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को मिला है, वो वायलेट हो जाएगा। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 3 ऐड की गई हमारे आर्टिकल 19 में। दैट मीन्स अगर आप पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स या किसी ऑफेंस के लिए किसी को इंसाइट करते हुए अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हो, आपकी आजादी या अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो अगर इन चीजों को वायलेट करती है तो आपकी आजादी फंडामेंटल राइट नहीं रहेगी। सो दिस वाज पुट एज एन एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट। तो आप कह सकते हो फ्री स्पीच के ऊपर जो हमला था ना, वो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होना शुरू हो गया था। और आखिरी चीज ये बदली गई, ये भी इट वॉज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ कोर्ट जजमेंट्स, जहां पे ये देखा जा रहा था कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर लेके आना चाहती थी, तो वहां पे भी ये कहा जा रहा था कि बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज टेकिंग अप द बिजनेस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इट वॉज अगेंस्ट आर्टिकल 19। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 में जो 7 फ्रीडम थी उस वक्त, उसमें से एक फ्रीडम थी फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन या फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो यानी कि अगर मैं इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट करना चाहता था, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाना चाहता था एज एन इंडिविजुअल, ये मेरा फंडामेंटल राइट था। एंड इफ गवर्नमेंट टेक्स अवे दैट राइट एंड इट सेज कि अब से सिर्फ सरकारी बसें चलेंगी और प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी, तो दैट वुड वायलेट आर्टिकल 19। इसीलिए सरकार ने क्या कहा, चलो हम आर्टिकल 19 में भी एक्सेप्शन डाल देते हैं। सो स्टेट ट्रेडिंग और नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड विल नॉट बी वायलेशन ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेस। तो ये जो फंडामेंटल राइट था, इसके ऊपर भी एक्सेप्शन लग गया। तो सरकार क्या कर सकती थी, किसी भी प्राइवेट बिजनेस को सरकारी बिजनेस, गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस में कन्वर्ट कर सकती थी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है, और वो इसलिए भी क्योंकि रिसेंटली इसे चैलेंज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सेइंग कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए मैं किसी और वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये जो एक्ट है 1956 में आता है। इस कानून के अंदर हमारे स्टेट्स की जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो की गई। 1953 में आंध्रा सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना, और उसके बाद अलग अलग इलाकों से ये डिमांड आने लगी कि भाषा के आधार पर भी स्टेट बनने चाहिए। इसी के अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन नियुक्त किया गया, और उसने ये कहा कि आप संविधान में कुछ बदलाव लाइए। क्या बदलाव लाए गए? सबसे पहले तो 1950 में देयर वाज अ कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स इनटू पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। वो सब हो गया खत्म। तो अब सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं, स्टेट और यूटी। 14 स्टेट और 6 यूटी। ये मैं 1956 की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। अभी कितने स्टेट और यूटी हैं ये तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। दूसरा, अगर आप हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पास की यूनियन टेरिटरी पे भी अप्लाई हो सकती है। दिस वाज आल्सो एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्डली, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है वो कौन से स्टेट्स को केटर करता है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपके आंसर के लिए वेट कर रहा हूं। चौथा, एडिशनल या एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट किए जा सकते हैं, नियुक्त किए जा सकते हैं। दिस प्रोविजन वाज आल्सो एडेड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो पहला पढ़ लिया, 7वां पढ़ लिया, 9th पे आ जाओ। 1960 के अंदर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव लाया, और वो बदलाव ये था कि बरूबरी यूनियन की कुछ टेरिटरी, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर कोई टेरिटरी आती थी, वो हम पाकिस्तान के साथ एक्सचेंज कर रहे थे। पाकिस्तान हमें कुछ टेरिटरी दे रहा था, और बरूबरी यूनियन की टेरिटरी जो थी वो हम पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे थे। 1958 के अंदर ये एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये ईस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है, और अब उसे आपको पता है क्या बुलाया जाता है? बांग्लादेश। बट एट दैट टाइम इट वाज पाकिस्तान। तो 1960 के अंदर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बेरूबरी यूनियन को ट्रांसफर करने की बात संविधान में डाली गई।
ऑल्दो इन प्रैक्टिस इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया उस समय, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। दूसरी चीज़, आप मुझे बताइए कि इस बेरूबरी यूनियन केस की क्या खासियत है? हमने पढ़ा है भाई, हमने संविधान पढ़ा है, आप बताएंगे कि बेरूबरी यूनियन केस 1960 की क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ इफ वी वांट टू डिस्कस फर्दर, जस्ट लेट मी रिमाइंड यू कि यूपीएससी 2024 के लिए हमारा जो जीएस का बैच है वो मेंटोरशिप कोर्स लॉन्च हो चुका है, 27,000, जिसमें इंस्टॉलमेंट्स में से आप पैसे दे सकते हैं, और इन्हीं एडिशनली आपको 10% जो डिस्काउंट है वो RAINA रैना कोड से मिल जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें जो है वो अवेल कर सकते हैं। पूरा 1.5 साल के लिए आपको हैंड होल्डिंग वहाँ पे करवाई जाएगी। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो फोर्थ मतलब हमारी सीरीज में चौथा, दैट इज 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए समझता हूं क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में गर्म हो रखे हैं। तो 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966 ये क्या करता है, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को अबॉलिश करता है। नाउ हुआ क्या था, पहले जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया गया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 बनाया गया था संविधान में, उसमें यह कहा गया था कि अगर इलेक्शन से रिलेटेड किसी को कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो वो एक ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, जो ट्राइब्यूनल पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि क्या होगा। पार्लियामेंट ने 1951 में कानून बनाया, और कानून बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर उन्होंने ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल ट्राइब्यूनल या जुडिशियल अथॉरिटी बनाएगी जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सुनेगी। लेकिन 1966 के 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यह पाया गया कि जो भी लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन होंगे, यानी लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस विच विल बी कंडक्टेड, उनसे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, पिटीशन करनी है किसी ने, तो उसके लिए अथॉरिटी क्या है, उसके लिए अथॉरिटी है हाई कोर्ट। ये मैं बात कर रहा हूं इलेक्शन के प्रोसेस से रिलेटेड पिटीशन की, ये मैं सिंबल से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिंबल से रिलेटेड तो हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन इज द अथॉरिटी। तो इलेक्शन के प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपने कोई पिटीशन करना है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, आप स्टेट हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। जिस कंस्टिट्यूएंसी में वो चुनाव हुआ है, उस कंस्टिट्यूएंसी जिस स्टेट में वो लाई करती है, उसके स्टेट हाई कोर्ट के पास जाएंगे। कमेंट में आप मुझे ये बताएं कि अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट आपने करना हो तो आप किसको अप्रोच करेंगे? आंसर कमेंट बॉक्स में। 24th अमेंडमेंट, 24th और 25th हम अक्सर इकट्ठे पढ़ते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच की लड़ाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, 1967 की गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे ध्यान दें। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकती। मतलब जो हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी अमेंड नहीं किया जा सकता। दैट मींस दे कैन नेवर बी अमेंडेड। 1970 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बैंक नेशनलाइजेशन केस में कुछ इसी प्रकार की बात को रिपीट किया। इसी वजह से सरकार ने पार्लियामेंट के थ्रू ये सोचा कि हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो उन्होंने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट एक्ट लाया। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि सरकार लैंड रिफॉर्म्स लेके आना चाहती थी, और इसका पर्पस ये था कि वो समाज के अंदर सोशलिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करना चाहती थी, जिसके अंदर सरकार इनइक्वालिटी रिमूव करने की बातें करती थी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी, किसी ऐसे बंदे की प्रॉपर्टी जहां पे उसके पास ऐसा लग रहा है कि उसके पास एक्सेस प्रॉपर्टी है, तो उसकी एक्सेस प्रॉपर्टी को अक्वायर करके दूसरे बंदे को प्रोवाइड करना, ये सोशलिस्ट पॉलिसी अप्लाई हो रही थी वहां पे। नाउ इसको इंप्लीमेंट करने के लिए देयर वर 2 स्टेप्स, वन इज 24th एंड वन इज 25th। 24th अमेंडमेंट से क्या कहा गया? यह कहा गया कि आर्टिकल 13 के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं करेंगे। व्हाट डज दिस मीन? आर्टिकल 13 है क्या? आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 ये कहता है, और ये ध्यान से सुनना है दोस्तों, आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई आर्टिकल, कोई लॉ, कोई कानून, if there is any law that has been passed either by the parliament or an order that has been given by the central or state government, if that violates the fundamental rights, अगर वो fundamental right को violate करता है तो उसे unconstitutional ठहरा दिया जाएगा। ठीक है?
ऐसा आर्टिकल 13 कहता है। तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि इफ एनी लॉ इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देंगे। अब जब जुडिशियल रिव्यू इस चीज को दे दिया गया आर्टिकल 13 के अंदर, तो पार्लियामेंट ने क्या बोला कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं, अगर हम संविधान अमेंड करते हैं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। यही कहा दैट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368 विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑफ ऑन आर्टिकल अंडर आर्टिकल 13। ठीक है। दूसरा, उन्होंने यह कह दिया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को बदल सकता है। टू रिवर्स द गोलकनाथ जजमेंट, जिसने मना किया था कि फंडामेंटल राइट नहीं अमेंड हो सकते, पार्लियामेंट ने कहा हम तो भाई जो मर्जी चाहे अमेंड कर सकते हैं, संविधान में मोटा मोटा अक्षर में हमने लिख दिया है। एंड थर्ड, इट सेड कि प्रेसिडेंट के पास जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता हुआ कोई बिल चला जाए, if there is a bill that is passed by Lok Sabha as well as Rajya Sabha, goes to the president and it wants to amend the constitution under article 368, he or she has to sign। कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो संविधान को बदलने की पावर उन्होंने वापस अपने पास ली। 25वें या 25th अमेंडमेंट से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अक्वायर करने की पावर को और स्ट्रेंथन किया। कैसे? उन्होंने ये कहा कि हम प्रॉपर्टी के बदले में कंपनसेशन नहीं देंगे, हम प्रॉपर्टी के बदले में अमाउंट देंगे। So whatever amount we decide for that property, that will be considered as a fair amount. Secondly, उन्होंने एक नया आर्टिकल भी ऐड किया, आर्टिकल 31C। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि अगर हम इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए, सामाजिक असमानता को रिमूव करने के लिए, या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने के लिए कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन के पास वेल्थ कंसंट्रेट ना हो, अगर हम ये इंश्योर करने के लिए कोई कानून बनाते हैं तो उसे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। सो इवन इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, इवन इफ इट वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, एंड 31 के अंदर भी राइट टू प्रॉपर्टी ही था, अगर ये इनको वायलेट भी करता है, इवन देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इलीगल, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फिर पंगा लिया गया बाय द गवर्नमेंट टू द जुडिशरी। अब इस पंगे में आगे क्या हुआ, ये अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में आपको पता लगेगा, क्योंकि मैं अगली अमेंडमेंट्स अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। हमारे संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनगोइंग है 2023 प्रीलिम्स के लिए दोस्तों, और 799 में पूरा क्रैश कोर्स और 2000 में कैप्सूल यानी कि सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट वायबल या अवेलेबल है। RAI ने कोड आपने लिख देना है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम अगली अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें जानने को, सीखने को मिली होंगी। मेमोराइज कर लीजिए आप दोबारा से हमने जो जो डिस्कस किए हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट एंड 25th।